हमारे पश्तो में एक ज़रबुल मसल है कि अगर तुम्हारी अपनी मुर्गी ठीक हो तो वो दूसरे के घर जाकर अंडा नहीं देगी। जिस दिन पार्टीशन ने आप पारा और जीज के जाना बंद कर दिया, वहाँ जाके अंडे देने बंद कर दिया, इस्तेकाम आ जाएगा। सुना है मेरे रकीबों में खूब अनबन है, मेरे ख़िलाफ़ मगर इत्तेहाद है उनमें। सियासतदान जब हुकूमत में हो तो फिर फ़ौज के साथ अनबन शुरू हो जाती है, जब बाहर जाते हैं तो फिर उसी अपने मुखालिफ के ख़िलाफ़ फ़ौज को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। मुझे कोई ज़्यादा इस्तेकाम नज़र नहीं आता। मौलाना ने कहा है कि बस हमारा ये कि इस वक्त के ख़ज़ां जाए, बाहर आए या ना आए। इलेक्शन से पहले भी आपके यहाँ इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी, चौधरी निसार अली खान की अगर हम बात करें। 3 महीने पहले उन्होंने मुझे बनी गाला बुलाया चाय पे। राहिल शरीफ ने गवर्नमेंट को राज़ी कर लिया था कि मौला बिरादर को हैंड ओवर करो, और दूसरा अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ एक्शन। तो ये दोनों फैसले जो निसार ने रुकवाए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ मेजर मोहम्मद आमिर साहब। एक छोटा सा सवाल जो सबके जहनों में आ रहा है, एक जो तारीख़ का तालिब इल्म भी है, सियासियात का भी, कि जमहूरी निज़ाम पाकिस्तान में इस्तेकाम लाने में नाकाम क्यों साबित होता रहा है हर दौर में। ये जब भी हम जमहूरी अदम इस्तेकाम की बात करते हैं तो सब फिर जो इशारा करते हैं तो वो फ़ौज की तरफ करते हैं कि जी फ़ौज मुदाखलत करती है, फ़ौज पीछे से डोरियाँ हिलाती है, फ़ौज पैट्रोनाइजेशन करती है। ये उमूमन बात होती है और एक किस हद तक दुरुस्त भी है, गलत भी नहीं है। मुझे मौलाना फजल रहमान ने पिछले दिनों पूछा था कि हमारे और इंडिया का कल्चर एक है, चाहे वो पॉलिटिकल कल्चर हो, चाहे वो मिलिट्री कल्चर हो, चाहे वो हम एक इकट्ठे रहते थे पार्टीशन से पहले। क्या वजह है कि वहाँ तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और यहाँ पे नहीं है? ये मुझे मौलाना ने पूछा था। मैंने कहा हमारे पश्तो में एक ज़रबुल मसल है कि अगर तुम्हारी अपनी मुर्गी ठीक हो तो वो दूसरे के घर जाकर अंडा नहीं देगी। मैंने कहा मुझे ये बताएं मौलाना, इंडिया के कितने पार्टीशंस वहाँ के अपारा और वहाँ के GHQ में जाते हैं, यहाँ क्या सूरत हाल है? तो मैंने कहा जिस दिन पार्टीशन ने अपारा और GHQ जाना बंद कर दिया, वहाँ जाके अंडे देने बंद कर दिया, इस्तेकाम आ जाएगा। दोनों तरफ से मसाइल हैं अदम इस्तेकाम में, किसी एक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराता, दोनों तरफ से। लेकिन मैं समझता हूँ जिनके स्टेक ज़्यादा हैं और वो सियासी लोग हैं तो उनको ज़्यादा इस सिलसिले में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये ठीक है कि आइडियल इन्वायरमेंट्स नहीं मिली पॉलिटिशियंस को, लेकिन पॉलिटिशियंस ने भी आइडियल इन्वायरमेंट्स क्रिएट करने की कोई इतनी कोशिश नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। अब आप देखें, हम कुछ दिनों बाद उकता जाते हैं, जो भी इक़्तिदार से बाहर है वो फिर उकताहट का शिकार हो जाता है, फिर वो बेचैनी का शिकार हो जाता है। आज भी हो रहा है। नवाबजादा नसरुल्लाह खान कहते थे कि सुना है मेरे रकीबों में खूब अनबन है, मेरे ख़िलाफ़ मगर इत्तेहाद है उनमें। वो जनरल ज़ियाउल हक़ के हवाले से वली ख़ान का कहना था ABC नहीं आती, तो वली ख़ान का जवाब था फिर कि जब वो हम ABC तक पहुँचते हैं तो आगे GHQ आ जाता है। तो इस हवाले से सियासतदानों का तो गिला ये है कि हमारा जो सफ़र है वो हमेशा रोका जाता रहा। मैं ख़ुद वो आदमी हूँ जिसने फ़ौज में रह के, ISI में रह के सियासत में इन्वॉल्वमेंट की मुखालिफत। क्या ये हकीकत नहीं है कि सियासतदान जब हुकूमत में हो तो फिर फ़ौज के साथ अनबन शुरू हो जाती है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो फिर उसी अपने मुखालिफ के ख़िलाफ़ फ़ौज को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, कंधा वही देते हैं और वो दावत भी देते हैं। तो चूँकि स्टेक्स सियासतदानों का ज़्यादा है, उन्होंने वो सिचुएशन क्रिएट करनी है। बड़ी एक बहस पिछले दिनों से शुरू हुई है पार्लिमानी और सदारती निज़ाम की, दोनों में क्या फ़र्क है और क्या वाकई सदारती निज़ाम ही मसाइल का हल है? बुनियादी बात है अफराद की। आप अच्छे अफराद सियासत को भेज दें, अच्छा इनपुट दे दें और पनपने दें, पार्लिमानी निज़ाम भी डिलीवर कर सकता है, दूसरा भी कर सकते हो आप, कोई भी जमहूरी निज़ाम वो डिलीवर करेगा। मुख्तसर अरसे के बाद हम देखते हैं कि थोड़ा सा इस्तेकाम होता है, उसके बाद फिर सियासी जमातें एक दूसरे के साथ मुश्तबेवान हो जाती हैं। क्या वो रूल्स ऑफ गेम कैसे बनेंगे, कौन बनाएगा? मसला ये होता है, ये जो आपने कहा कि लोग उधर गए इधर गए, कि वो कहते हैं ना कि तुम्हारी ज़र्फ़ में पहुंची तो हुस्न कहलाई, वो तेरगी जो मेरे नाम है स्याह में थी। क्या मुस्लिम लीग के लोगों को पंजाब में नहीं तोड़ा गया था? जो आज आप कह रहे हैं कि बेज़मीर है, ये है वो है, तो उस वक्त नहीं करना चाहिए था ना, खुद नहीं करना चाहिए था। और ये सिर्फ PTI ने नहीं किया, ये दूसरी जमातें भी करती रही है। और रूल्स ऑफ गेम देखें ना, यहाँ तो कानून मौजूद है कि आप कत्ल करेंगे तो आपको सज़ाए मौत होगी, लेकिन कत्ल नहीं हो रहे हैं। कानून मौजूद है, रूल्स ऑफ गेम, उसके बावजूद हो रहे हैं। आइन मौजूद है, रूल्स ऑफ गेम, लेकिन गैर आइनी काम हो रहे हैं।
अभी इस अदम एतमाद पे आप देख लें, एक हंगामा है भाई, अदम एतमाद, इमरान खान की कोलिशन गवर्नमेंट थी, सादा अक्सरियत भी नहीं थी, ठीक है, दूसरे मुल्कों में भी कोलिशन टूट जाती है, यानी आप पीटीआई के उन बागियों को छोड़ी, उसके बावजूद अपोजिशन कहते हैं हमारे पास 77 दिखा दी उन्होंने। एक और बात अजीब की जा रही, जी हमने इनको 3 साल पाला, हमने, वो भाई आपने क्या पाला, उन्होंने आपकी हुकूमत बना के रखी। देखिए मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा नाम थे, तो क्या 4 आदमियों से उन्होंने वज़ारत आला इस सूबे में नहीं ली थी? बिल्कुल की थी। क्यों? वो कहा करते थे कि मुहार मेरे हाथ में है, आपकी मजबूरी थी, आपने फेडरल गवर्नमेंट लेनी थी, आप उन कोलिशन पार्टनर्स के मुख्ताज थे। तो मेरे ख्याल में तो फिर ये एहसान उनका था, वो MQM थी, वो बाप था या वो दूसरे थे, उन्हीं की वजह से आपकी माइनॉरिटी, आपकी अक्सरियत, सिंपल अक्सरियत नहीं थी, आपकी गवर्नमेंट बनी रही। बस वो नहीं रहना चाहते आपके साथ, तो इसको इतना गद्दारी के इल्ज़ामात और इसके इल्ज़ामात और उसके इल्ज़ामात, जब आपके साथ थे तो ठीक थे, और अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते फिर इसको तो प्रोलॉन्ग भी ना करें। मतलब तो आप ये कहना चाह रहे हैं जो ताख़ीर की जा रही है नहीं करनी चाहिए थी, बस पहले दिन। देखिए ना, आप फिर जमहूरियत को बदनाम कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। बुनियादी बात ये कि जो चीज़ जमहूरियत की मीज़ान पे उतरती है फिर उसको आप गैर जमहूरी ना कहें, चाहे वो अदम एतमाद है, चाहे वो कोलिशन टूटना है, चाहे वो आपके कोलिशन पार्टनर का आपसे अलग होना है, इसको आप गैर जमहूरी नहीं कहें। अगर ये अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो आपके ख़्याल में क्या मौजूदा असम्बलियों को हुई मुद्दत पूरी करनी चाहिए कि नहीं, इसके बाद फौरी इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए? कौन सा रास्ता बेहतर होगा? मुझे कोई ज़्यादा इस्तेकाम नज़र नहीं आता, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे इस्तेकाम आ जाए इस मुल्क को, लेकिन मुझे इसलिए नहीं आता कि ये फ़िक्र और सोच से पोल अपार्ट हैं ये सारे, इनके दरमियान मुझे कोई कॉमनैलिटी नज़र नहीं आती कोई एजेंडे के हवाले से। हर एक का अपना अपना मंशूर है, हर एक की अपनी अपनी एक सोच है। हम देख चुके हैं, माजी में देख चुके हैं हम, बड़े अलायंस ARD बनी टूटी, MRD बनी टूटी, PNA बनी टूटी, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि बस इसको फारिग कर दें तो बस फारिग होने के बाद ये टूट जाती हैं, ये टूट जाती हैं। तो मुझे लगता नहीं कि उसके बाद यूनिफाइंग फैक्टर क्या होगा। इस वक्त इमरान खान है ना, वो तो बीच में हट जाएगा। मौलाना ने कहा है कि बस हमारा ये कि इस वक्त के ख़ज़ां जाए, बाहर आए या ना आए। ठीक है, मौलाना खुद कहा है। तो फिर आगे अभी तक तो कोई हमें एजेंडा नज़र नहीं आ रहा है कि हुकूमत बनाने के बाद ओहदे किस किस के पास होंगे, क्या होगा। कोई लोग, यानी आप ये समझते हैं कि अपोजिशन की भी मुस्तकबिल के हवाले से तैयारियां नहीं हैं? मुझे दिखाई नहीं दे रही, मुझे नहीं लगता। तो ऐसे में फिर फौरी ऐसे हालात में फिर असम्बलियों का जिंदा रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब आपका ख्याल में आपको नज़र ये आ रहा है कि फौरी इलेक्शन की मामला जाएगा। ये आप एक होप कर सकते हैं कि चलो अगर जल्दी इलेक्शन हो जाए तो फिर शायद उसके बाद कोई सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। खारजा पॉलिसी पर बहुत बहस हो रही है। खारजा पॉलिसी हमारे यहाँ हमारी सियासत पे यूँ लगता है कि हर दौर में असरअंदाज होती रही है। क्या किसी दौर में हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद भी रही है कि हमेशा से ही हम किसी न किसी तरफ झुकाव हमारा रहा है और उसके असरात भी फिर हमारे यहाँ महसूस किए जाते रहे? देखिए, हम जिस दिन माशी तौर पर आज़ाद हो गए तो फिर हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद हो जाएगी। दूसरा, इन्फ्लुएंस करते हैं वो बहुत सारा। मसला मैं आपको बताऊं कि जिहाद अफ़गानिस्तान हमने और अमेरिका ने मिलकर लड़ी। शुरू हमने की थी, वो हमारा मफाद था, उसके हमारे बहुत फ़ायदे थे और बहुत सारे ख़तरात थे जिसका हमने तदारुक करना था। वो लंबी बहस है। लेकिन जब रूस वापस चला गया तो फिर हमारे मकासद अलग हो गए। अफ़गानिस्तान, हम एक स्टेबल अफ़गानिस्तान, फ्रेंडली अफ़गानिस्तान चाहते थे, वो नहीं चाहते थे अमेरिकी। असला भी बंद हो गया, फिर एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट समाली पैदा हो गई। दूसरा जो हमारा था ईरान के ऊपर, वो चाहते थे कि हम ईरान में भी इंसर्जेंसी कराएं, आदमी लोग भेजे गए यहाँ पे। तो मुझे ख़ुद जलज़िया ने, वो बंदा जो आए थे, वो मेरे हवाले की कि हमने ये काम नहीं करना है, लेकिन हमने इस वक्त अमेरिकन को एंटागोनाइज भी नहीं करना है, तो आप इसको सबवर्ट करें कि ये वापस चला जाए ख़ुद ब खुद, ये इरादा तर्क करके। तो ये दो चीज़ों पे इख्तिलाफात थे। हम वो अफ़गानिस्तान पे अपना एजेंडा मुसल्लत करना चाहते थे और ईरान पे भी। तो ज़ाहिर दोनों पे हम नहीं कर रहे थे, तो वो जलज़िया से मायूस हो गए। जुनेजो आ चुके थे तो उन्होंने जुनेजो को असेस किया। या एक सफ़ीर था यूरोपियन जो उनके लिए काम करता था सी के लिए, उसको भेजा। उसने जाके जुनेजो को एक बड़ी रेडिकुलस रिपोर्ट भेज दी। फिर जो नेक्स्ट उनकी NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी,
उसका सरबराह थे विलियम ओडम। विलियम ओडम ख़ुद भेजा कि जाके असेस करो। तो वो जब जनेजो को मिला, उस वक्त का सफ़ीर राफील उसके साथ था। तो जब वो निकले वो कार में, वो गुफ्तगू हमने बक की हुई थी, तो उसने राफील को पहला फ़िक्रा कहा कि ही विल डिलीवर ऑन अफ़गानिस्तान बट नॉट ऑन ईरान। यानी जो अफ़गानिस्तान पे तो डिलीवर कर देगा लेकिन ईरान पे नहीं करेगा। फिर जेनोवा अकॉर्ड पे हमने देख लिया कि उसके रज़ा के जो अख्तिलाफ़ात थे। तो मैंने एक रिपोर्ट भेजी इन दिनों कि 3 फेज़ प्लान है कि पहले में जुनेजो को पावर से निकालेंगे, दूसरे में ज़िया-उल-हक़ के असैसिनेशन है, और तीसरे में इलेक्शन है जिसमें पीपीपी को मेजॉरिटी मिलनी है अराउंड 90 सीट्स विद स्प्लिट मैंडेट। अब ये सारे इस चीज़ की जो बुनियाद थी इस प्लान की, वो हमारी खारिजा पॉलिसी थी ईरान और अफ़गानिस्तान के बारे में। तो उसका ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। तो वो चेंज ले आए। जुनेजो को इसलिए पहले निकालना था कि 58(2) इस्तेमाल होना था, तो वो प्रेसिडेंट कर सकता था। तो प्रेसिडेंट को ज़िंदा रखा ताकि उसको निकाले, फिर चूँकि वो डिलीवर ने उसको हटा दिया। बल्कि मैं आपको कहूँ कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की सक्सेस और रिजीम भी इस वजह से फाड़ हुई, वो ईरान पर डिलीवर नहीं कर रहे थे। वही बात कि खारजा पॉलिसी का हमारी सियासत तो पे असर रहा है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारे यहाँ, बड़ी चेंजेस आई हैं मुख्तलिफ लेवल्स पे कि उनके अपने मफादात होते हैं। और चूँकि हम मजबूर हैं, मैंने कहा जब तक हम आज़ाद नहीं होंगे, और आज़ाद तब होंगे जब हमें IMF डिक्टेट न करे और हम किसी बड़े सुपर पावर के माशी तौर पर मुख्ताज हों। सबकी निगाहें इतवार पे मरकूज़ हैं। आप अदम एतमाद के बाद जो मुस्तकबिल का मंजरनामा है वो क्या देख रहे हैं? मैंने बता दिया कि इस वक्त अदम एतमाद के इर्द गिर्द जो बहस घूमती है उसमें तो बेसिक मसले का जिक्र ही नहीं है। क्यों है? कोई आपको पता है कि ये किस वजह से हो रही है? वो तो वही बात है कि बस मैं ये कह रहा हूँ ना, हालांकि वजह बहुत बड़ी वजह हमारी मईशत है, लेकिन उसमें तो बात बहस ही नहीं, खत्म, उसमें बहस ही नहीं है, उसमें बात ही नहीं है, उसमें डिस्कशन ही नहीं है, उसके बारे में कोई फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। प्राइम मिनिस्टर ने जो दावा किया है कि मैं निकलने के बाद मज़ीद ख़तरनाक होऊंगा और मज़ीद ताकत के साथ वापस आऊँगा। देखिए, इमरान का एक सियासी तासुब वो हासिल कर चुका है, वो अब एक पॉलिटिकल फोर्स है, कोई माने या ना माने। इस सूबे में तो बहुत ज़्यादा है बल्दियाती इलेक्शन। लेकिन देखिए वो बल्कि मैं अक्सर कहता हूँ कि PTI वो पार्टी है जो पाकिस्तान के हर बस्ती में मौजूद है, बल्कि हर बांडे में मौजूद है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। तो चाहे ज़्यादा है, कम है, अक्सरियत है, अकलियत है, जैसी भी है, लेकिन इमरान एक पॉलिटिकल फोर्स है और रहेगा मेरा ख्याल में। मुस्तकबिल के लिए इमरान ख़ान मज़ीद नए खिलाड़ियों को शामिल करने की ख्वाहिश रखते हैं, और ऐसी एक मुंझे हुए खिलाड़ी की हमारी इत्तला के मुताबिक इलेक्शन से पहले भी आपके यहाँ इमरान ख़ान साहब से मुलाकात हुई थी, चौधरी निसार अली ख़ान की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी ये डिटेल बताइए, वो मुलाकात कामयाब हुई थी या नाकाम? नाकाम तो हमें इसलिए नज़र आ रही है कि चौधरी निसार आए नहीं, और क्या अब मज़ीद मुस्तकबिल में आपके यहाँ किसी नशिस्त का इम्कान है? अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि मेरे घर को बहुत सारे लोग अपना घर समझते हैं। शाम को हमारे दोस्त आते हैं, मुख्तलिफ़ ख़यालात के लोग। वो मेरे दोस्त रूफ क्लास और मुशाहिद हुसैन कहते हैं कि ये वो छत है, वाहिद छत है कि जिसके नीचे हर मकतब फ़िक्र के लोग बैठ कर खुशगवार। हमने देखा है, आपने खुद भी देखा है, ये अल्लाह का बड़ा करम है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। चौधरी निसार मंझे हुए खिलाड़ी नहीं, मंझे हुए सियासतदान है, और बड़ी सीरियस सियासतदान है मैं आपको, और बड़े बावकार सियासतदान है, मेरा बड़ा ताल्लुक़ है। इमरान ख़ान पहली बार मेरे गाँव मेरे घर तशरीफ़ लाए थे 2007 में, और बड़ी अच्छी हमारी डिस्कशन हुई थी। उन्होंने मेरे लिए बड़ी लाइकिंग भी डेवलप की थी मेरे पॉलिटिकल उसकी। उन्होंने बल्कि यहाँ तक कहा था कि मैंने इतना पॉलिटिकल ह्यूमन किसी में नहीं देखा। उस 2007 में मैं इलेक्शन से पहले कोई 3 महीने पहले उन्होंने मुझे बनी गाला बुलाया चाय पे। ये 2018 के इलेक्शन से पहले? 18 के इलेक्शन से पहले। उससे पहले जो निसार अली ख़ान की सूरत हाल मुस्लिम लीग में पैदा हो गई थी तो बड़ी नाखुशगवार थी। मैं 4 साल तक चौधरी साहब को यही तजवीज़ करता रहा जब भी, हालांकि उनको मशवरे की ज़रूरत है, ख़ुद माशाअल्लाह बहुत समझदार सियासतदान है, मैंने ख़ुद उनसे बहुत सीखा है। तो मैं उन्हें कहता कि मुस्लिम लीग आपने नहीं छोड़नी है, ये मामलात आते रहते हैं इस तरह, ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन 30 साल में आपने एक बिल्डिंग खड़ी की है तो अपने हाथों से इसको ख़राब नहीं करना चाहिए।
तो मैंने चौधरी साहब को सजेस्ट किया कि हमारे वालिद कहते थे जब दोस्त से नाराज़गी हो जाए तो अलग होके चुप करके बैठ जाओ, अच्छा करने को दिल नहीं करता तो कम से कम बुरा ना कहो। मेरी अब भी ख्वाहिश है कि आप मुस्लिम लीग नून में वापस अपना मुकाम हासिल करें, लेकिन अगर ये प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए, लेकिन नहीं है तो फिर आप PTI में चले जाएँ। इमरान खान आपके क्लास फेलो हैं, वो भी एक सियासी क़ुव्वत बन चुके हैं, मुमकिन है ये इलेक्शन भी उनका हो तो वहाँ जाके आप कंट्रीब्यूट कर सकें, क्योंकि PTI और नून के दरमियान एक दुश्मनी की कैफियत पैदा हो रही है। तो आप उधर होंगे तो पुराना ताल्लुक़ और पुरानी चीज़ें सामने होंगी तो आप इसको थोड़ा डिफ्यूज़ कर सकेंगे। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। वहाँ संजीदा लोग कम है PTI में, नए लोग आप जैसे तजर्बाकार। मसला आपने पिछली गवर्नमेंट ने 2 फैसले ऐसे रोके थे कि जिसका पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा हुआ। एक राहिल शरीफ ने गवर्नमेंट को राज़ी कर लिया था कि मुल्ला बिरादर को हैंड ओवर करो, और दूसरा अफ़गान तालिबान के खिलाफ एक्शन। तो ये दोनों फैसले जो इंसान ने रुकवाए थे जिसका आज पाकिस्तान को बड़ा। तो मैंने कहा वहाँ जाके आप कुछ ऐसे फैसलों को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे कि पाकिस्तान का फ़ायदा होगा इंडिपेंडेंट रहने के बजाय। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो जब मुझे इमरान खान ने बुलाया तो मैंने उनको भी ये बात कही कि मेरी तो ख्वाहिश थी और मैंने उनको कहा था, लेकिन मेरी ये भी ख्वाहिश है कि अगर वहाँ उनकी बात नहीं बनी तो फिर उनको PTI में आना चाहिए, वो यहाँ कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। तो मैंने कहा वो मैंने बात की हुई है, लेकिन वो आगे से जवाब नहीं देते तो आप खुद क्यों बात नहीं करते। तो मुझे कहा कि वो मिलता नहीं है। ये तो इमरान खान ने कहा। उन्होंने कहा आप मेरी मुलाकात नहीं करवा सकते उनसे। मैंने कहा मैं कोशिश कर लूँगा। तो मैंने कहा कहाँ पे? तो इमरान खान ने सजेस्ट किया कि तुम्हारे घर। मुझे कहा कि खाना खा लेंगे, और मैंने कहा ठीक है। मैंने आके चौधरी साहब से कांटेक्ट किया कि मुझे इमरान खान ने इस तरह बुलाया था और आपके बारे में ये उनकी ख्वाहिश है। तो मैंने चौधरी साहब अभी आप आज़ाद हैं, नून आपको अबांडन कर चुकी है, और मैं पहले भी आपको कहता हूँ कि इस बदमज़गी से बचने के लिए आप उधर चले जाएँ। तो मैंने कहा चूँकि उसकी भी ख्वाहिश है तो आपको मिलने में तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, आप आज़ाद आदमी है, मेरी आपका दोस्त है। उन्होंने कहा मुझे कोई हर्ज नहीं है, क्यों, मैं बरबला मिल सकता हूँ। चौधरी साहब ने कहा मेरे ऑप्शंस खुले। तो लेकिन कहाँ पे? वो समझ रहे थे कि बनी गाला। मैंने कहा उन्होंने मेरा घर सजेस्ट किया है। तो चौधरी साहब ने कहा कि तो मेरा अपना घर है यार। तो फिर मेरे घर में 2.5 घंटे मुलाकात हुई। ये इलेक्शन 3 महीने पहले, 3 महीने पहले। हाँ अच्छा। उसमें इमरान खान ने उनको बहुत सारा ऑफ़र किया और बड़े फ्रैंक माहौल में हुई। दोनों बड़े दोस्त थे। यहाँ तक कहा कि तुम आके टिकटें बांटो, और अच्छा हाँ आई नीड यू, और बहुत सारी बातें हुई। पंजाब के हवाले से भी होंगी? नहीं, ये नहीं था, बस वो कहा था कि यार अच्छा, तुम आले ना लोगे, मुझे ज़रूरत है आपकी। हाँ आई नीड यू। तो उसमें एक बात गालिब हुई थी कि उन्हें मियाँ साहब का, लेकिन करप्ट लोगों के साथ आप गए। तो चौधरी साहब ने कहा कि नहीं, मैं उनको करप्ट नहीं समझता, मैंने उनकी कोई करप्शन देखी नहीं। तो जब वो चले गए तो मेरे चौधरी साहब रह गए। तो मैंने कहा कि अब तो उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो चौधरी साहब थोड़ी देर खामोश थे। तो मुझे कहा कि देखो आप खुद एक रवायती आदमी है, हमारी भी थोड़े बहुत रवायत है, मैं भी राजपूत हूँ। मेरा नवाज शरीफ से कोई अभी मोहब्बत और प्यार का रिश्ता नहीं है, मेरे साथ बहुत बुरा किया उसने, लेकिन मैंने 30 साल उसके साथ गुजारे हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ। इन दोनों के दरमियान जैसे आप कहते हैं कि जंग है इस वक्त, सियासी इख्तिलाफ नहीं है। तो मैं PTI ठीक है, नज़र आ रहा है कि इनको इक़्तिदार मिलने वाले। मैं ज्वाइन करने के बाद जिस स्टेज पर बैठूँगा उस स्टेज से नवाज़ शरीफ को, नून को गालियाँ पड़ेंगी तो मुझे अपना आप बड़ा छोटा नज़र आएगा। तो मेजर साहब मैं इस आजमाइश में अपने आप को नहीं डाल सकता। एक तरफ सियासत है, एक तरफ रवायत है। सियासत हारती है तो हार जाए, रवायत नहीं हारनी चाहिए। उन्होंने रवायत को मुकद्दम, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अभी मैं आपको बताऊं कि 5-6 महीने पहले की बात है, मैं ज़्यादा तफसील नहीं बताऊंगा, लेकिन इमरान खान की फिर बड़ी ख्वाहिश थी कि चौधरी साहब मुझे ज्वाइन करें। ये पिछले 7-8 महीने से। अच्छा, ये हाँ, मतलब कि बस ये इतना ही बता दूंगा कि उनकी बड़ी ख्वाहिश थी शदीद। मतलब ये ख्वाहिश उनकी अभी भी है, होगी। देखिए चौधरी साहब ऐसा आदमी है कि उसके लिए हर सियासी पार्टी ख्वाहिश रखेगी कि वो मेरे साथ आ जाए। देखिए चौधरी साहब ने सियासत को वक़ार दिया है, दयानत, वक़ार, और सबसे बड़ी बात है कॉम्पिटेंस, विजन है, समझता है। जैसे मैं बहुत सारे मिसालें दे चुका, मेरा बड़ा कुर्बत है, मैंने ख़ुद उनसे बहुत कुछ सीखा है, यकीन करें। तो मतलब यह कि हम ये तवक्को रख सकते हैं कि दूसरी मुलाकात भी जल्द होगी और हो सकता है कि आपके ज़रिए से हो जाए? ज़रूरी नहीं है, नहीं, उनके और बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स हैं।
वो बल्कि एक कराची के कॉमरेंट है, उसको इमरान खान ने ये चंद महीने पहले ऐसे उस पर टांट से किया कि चौधरी साहब से मुलाकात तुम तो नहीं करा सकते थे, वो मेरे दोस्त मेजर आमिर ने कराई थी। तो दोस्त और भी है, वो और लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद भी फ़ोन कर सकते हैं इमरान खान। उनके दोस्त भी हैं, बचपन के दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। तो लेकिन ये उनका किसी बड़ी सियासत जमात में जाना खारिज इम्कान इसलिए नहीं कि हर कोई ये ख्वाहिश करेगा कि चौधरी साहब मेरे साथ हो, इस तरह के लोग। कभी आपने उनके ज़ुबान से या कोई ख्वाहिश उनकी ऐसी महसूस की, कोई अलग पार्टी बनाने की ख्वाहिश तो नहीं है चौधरी निसार साहब? नहीं, चौधरी निसार बड़े किनात पसंद किस्म के आदमी हैं। वो कहते हैं मैं न गवर्नमेंट का नंबर 1 बनना पसंद करूँगा और न किसी पार्टी का नंबर 1। वो बस हमेशा कहते हैं मैं सपोर्ट रोल में, बस मेरे कहते हैं एम्बिशंस नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं एज ए पॉलिटिशियन कंट्रीब्यूट करूँ बस मुल्क के लिए और उसके लिए। उसकी कोई ऐसे एम्बिशंस नहीं है उनको, बल्कि थोड़ा नुकसान माजी में इस वजह से हुआ कि उन्होंने फॉर्ड ब्लॉक नहीं बनाया। लेकिन वो भी चीज़ आ गई, रिवायत आ गई होगी कि वो इलेक्शन में उनका नुकसान हुआ ना, तो वो इसलिए कि वो फॉर्ड ब्लॉक बनाया। उन्होंने कहा नहीं ये मेरे सरिश्त में, लेकिन बेवफाई और साजिश ये चौधरी निसार के सरिश्त में नहीं है। और ये दोनों मुँह पे बात करता है, थोड़ा सा वोकल आप कह सकते हैं, लगी लपटी रखे बगैर जो हम कहते हैं, लेकिन वो साजिश ही नहीं है। नाज़रीन, आपने मेजर आमिर साहब की बातें सुनी मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के तनाजुर में, और आपने ये भी सुना कि वो मुस्तकबिल के मंजरनामे के हवाले से वो उनकी पेशगोई है कि ये कोई इस्तेहकाम दिखाई नहीं दे रहा, और रूल्स ऑफ गेम के हवाले से भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि जब आइन मौजूद है तो आइन से हट के जो भी अमल होगा वो रूल्स ऑफ गेम के ख़िलाफ़ ही होगा। यही आइन हमें रूल्स ऑफ गेम के लिए सारा एक दायरा मुहैया करता है, हमें इसके अंदर रहना चाहिए। अल्लाह करे कि ये आने वाले दिन मुल्क व कौम के लिए इस्तेहकाम और खुशहाली का बायस बने, और अल्लाह करे कि इस अदम इस्तेहकाम से फिर एक तवील अरसे तक के लिए कौम की जान छूट जाए। मेजर साहब और आज डिजिटल की जानिब से खुदा हाफिज़।